Continuing the chapter Consumer Equilibrium and Utility Analysis. Before this, we have discussed so many things in the previous video. Okay? Now, I'm going to discuss measurement of utility. I have explained you what is utility. Again, I'm going to explain you what is utility. Utility means simply satisfaction. Okay? Experienced from the consumption of commodity. Okay? So what is utility? Utility is simply a satisfaction attained or gained from the consumption of a particular thing. That is the utility. Okay. Utility basically is a psychological phenomenon. Okay. That is the psychology. Okay. What is my satisfaction? We can't express exactly. Okay. It means ये हो गया कि हम जो हमारा satisfaction होता है that cannot be expressed or measured in quantitative terms. It is very difficult to express your utility in terms of say numbers. Okay, but for the calculation point of view, economists have decided or have evolved some methods to calculate the utility, measurement of utility. Okay. So, utility simply means satisfaction experience from the consumption of product. Utility varies from person to person. ठीक है? Among consumers. जैसे किसी चीज को कंज्यूम करने से मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिलता है मे बी कि आपको उससे डिफरेंट सेटिस्फेक्शन मिलता है. सपोज जैसे हम लोग पिक्चर देखने जाते हैं, है ना, वी गो फॉर द एंटरटेनमेंट, बट पिक्चर मुझे पसंद आती है, हो सकता है मेरे साथ वाले को पसंद ना आए. मतलब ये कि चीज एक ही है लेकिन दोनों का सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, अलग अलग है. ठीक है, इट इज साइकोलॉजी. तो द सेम प्रोडक्ट गिव डिफरेंट सेटिस्फेक्शन टू डिफरेंट पर्संस एंड सेटिस्फेक्शन इज आल्सो अफेक्टेड बाय अदर थिंग्स. सेटिस्फेक्शन जो है वो डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों के ऊपर, सिर्फ एक चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. दैट डिपेंड्स ऑन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, substitution available of that product, place of the product, time. There are so many things that affects the utility or satisfaction. Okay. पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था utility is subjective. ठीक है, that may differ from person to person, place to place, and time to time. Okay. So utility is a psychological concept and therefore difficult to measure. Okay, because साइकोलॉजी जो चीज होती है उसमें किसके अंदर क्या है, वी कांट सिंपली एक्सप्रेस. ओके, तो उसको अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, मेजर करना चाहते हैं, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीबडी. बट इकोनॉमिस्ट ट्राई टू क्वांटिफाई इट. लेकिन इकोनॉमिस्ट ने इसको क्वांटिफाई करने की कोशिश की है, मतलब इवेल्युएट करने की कोशिश की है, उसको मेजर करने की कोशिश की है इन डिफरेंट टू वेज. दो अलग अलग तरीके से उसको मेजर करने की कोशिश की गई है. फर्स्ट जो मेथड है दैट इज द कार्डिनल अप्रोच एंड द सेकंड मेथड इज नोन एज ऑर्डिनल अप्रोच. ठीक है, बोथ दीज वेज आर नॉट परफेक्ट. अब जो दोनों तरीके हैं ऑब्वियसली कि सिंपली मैंने पहले ही आपको बता दिया है या यू नो वेरी वेल कि हम हमारे सेटिस्फेक्शन को किसी क्वांटिटी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, क्वांटिटी में हम उसको मेजर नहीं कर सकते. बट for some fundamental calculations we have tried or economists have tried to quantify them. Okay, in different ways. Both the methods which are explained by the different economists, number one is cardinal approach, second one is ordinal approach, but both the methods are not perfect. Okay, but they provide some basis for the calculation of consumer's choice. कि consumer अपनी choice किस तरीके से प्रेफर करता है, जाहिर करता है, या किस चीज को ज्यादा खरीदता है, किस चीज को कम खरीदता है. ठीक है, तो उसके फंडामेंटल को कैलकुलेट करने के लिए हमें कहीं ना कहीं इन चीजों का यूज करना होता है. और ये जो कैलकुलेशंस बताए गए हैं डिफरेंट इकोनॉमिस्ट की तरफ से, वो कहीं ना कहीं हमें एक बेस प्रोवाइड करते हैं, फंडामेंटल्स प्रोवाइड करते हैं टू कैलकुलेट द मेजरमेंट और टू मेजर द यूटिलिटी और असेसमेंट ऑफ द यूटिलिटी. ओके, नाउ कार्डिनल यूटिलिटी. कार्डिनल का मतलब होता है मैथमेटिकल नंबर्स असाइन करना, देना. ठीक है,
तो जस्ट लाइक जैसे आप एग्जाम में कॉपी में लिखते हैं तो टीचर आपको मार्क्स देता है, मतलब ये है कि उसने आपके जो सॉल्यूशंस हैं, आपका जो आंसर है, उससे उसको कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है, अकॉर्डिंग टू दैट ही गिव्स यू मार्क्स। ठीक है, ऐसे ही आप बाजार में अगर कोई चीज खाने के लिए जाते हैं, कंज्यूम करने के लिए जाते हैं, तो यू कैन गिव दैट कि अगर मुझे आइसक्रीम पसंद है तो मैं उसको इतने मार्क्स देता हूं, और मुझे चॉकलेट पसंद है तो मैं इसको इतने मार्क्स देता हूं। मींस वी कैन क्वांटिफाई दैट। ओके, तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच विच इज गिवन बाय द एल्फ्रेड मार्शल, जो इसके मेजर जो मेन इसके इकोनॉमिस्ट थे, इसको देने वाले वो थे प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल। ओके, उन्होंने क्या किया, यूटिलिटी कैन बी कार्डिनल, यूटिलिटी जो है वो कार्डिनल हो सकती है, दैट इज इट कैन बी एक्सप्रेस्ड और इट कैन बी क्वांटिफाइड। ठीक है, तो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल नंबर्स, आप उसको नंबर्स में काउंट कर सकते हैं, नंबर्स असाइन कर सकते हैं। फॉर दिस दे डेवलप्ड एन इमेजिनरी, अब चूंकि हर चीज को कैलकुलेट करने का एक यूनिट होता है, जैसे सपोज करें आप लिक्विड चीज होती है तो उसको गैलन्स में या लीटर्स में एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, तो किसी चीज को प्रेशर में एक्सप्रेस किया जाता है, किसी चीज को पावर्स में एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से चूंकि यूटिलिटी को हमें एक्सप्रेस करना है नंबर्स में, तो वी हैव टू गिव सम यूनिट टू दैम, तो दैट यूनिट असाइन्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द कार्डिनल अप्रोच यूटिलिटी में, दैट इज यूटिल्स, मींस we have to express the satisfaction in utils. Utils is an imaginary number or imaginary unit for the calculation or measurement of the utility. Okay, unit which is called utils, but this cannot be taken as standard unit because satisfaction differ from person to person. ये हम ऊपर एक्सप्लेन कर चुके हैं कि हर आदमी का एक ही चीज से सेटिस्फेक्शन जो एक आदमी का है दूसरे आदमी का उससे अलग होता है, इसलिए हम यूटिल्स को एक स्टैंडर्ड के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। मेजरमेंट के लिए हम एक स्टैंडर्ड यूनिट के रूप में उसको काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, इट कैन नॉट बी टेकन एज अ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर द मेजरमेंट एज इट विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। नाउ हेंस सम इकोनॉमिस्ट सजेस्टेड, तो इसके लिए कुछ इकोनॉमिस्ट ने इसको सजेस्ट किया है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग यूटिल्स वी मस्ट एक्सप्रेस देम इन टर्म्स ऑफ मनी। टर्म्स ऑफ मनी का मतलब प्राइस ऑफ द गुड्स व्हिच द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे फॉर दैट rather than going without that thing. Whenever you go to a shop, you like certain things, you prefer certain things, you want to purchase something and you are ready to pay a particular price. Okay, अब होता यह है कि हम जब दुकान में जाते हैं, दुकान में जाने के बाद हम कोई चीज पसंद करते हैं, वी डू द बार्गेनिंग। ठीक है, ये हमारे की टेंडेंसी है कि हम बार्गेनिंग करते ही करते हैं। दुकानदार कुछ रेट बोलता है, हम उसको लिटिल बिट कुछ कम करते हैं, दुकानदार पहले हाँ ना करता है, उसके बाद वो उस प्राइस में थोड़ा सा कम करता है। मतलब ये कि 500 की चीज को हम बोलते हैं 300, दुकानदार बोलता है नहीं ये तो बहुत कम हो जाएगा एंड यू पे जस्ट 400। ठीक है, अब वी नो वेरी वेल कि हम 300 रुपए उसके ऑफर कर रहे हैं, वो हमको 400 रुपए ऑफर कर रहा है, स्टिल हम उससे फिर बार्गेनिंग करते हैं। तो दुकानदार धीरे धीरे करते हुए अच्छा ठीक है कि एक काम कीजिए, आप ना आपकी बात रहेगी ना मेरी बात रहेगी, आप इसके 350 दे दीजिए। ओके, एंड वी रेडी टू पे। इसका मतलब ये है कि हमें उससे जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा था दैट इज इक्विवेलेंट टू 350, बट वी वर ट्राइंग टू गेट इट फॉर ए लेस प्राइस। ठीक है, मतलब ये कि हम 350 में अगर वो ऑफर कर रहा है तो वी आर नॉट रेडी टू गो विदाउट दैट थिंग, वी विल बाय दैट एट सेम प्राइस, से 350। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा सेटिस्फेक्शन जो है दैट इज इक्विवेलेंट टू 350 रुपीज। ये इसको मेजर करने का तरीका हो सकता है कि हम उसको इंस्टेड ऑफ एक्सप्रेसिंग इन यूटिल्स वी कैन एक्सप्रेस दैट इन terms of money or price of the goods. That would be the more effective way of expressing or measuring the utility of anything. ठीक है,
तो यहाँ पे है some economists suggested that measurement of utility in terms of money or price which a consumer is willing to pay rather than go without goods. ठीक है, तो हम यहाँ पर उस प्राइस के रूप में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं यूटिलिटी को कि दिस हैज दिस मच अमाउंट ऑफ यूटिलिटी, रुपए के रूप में आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अनदर वे ऑफ expressing the utility or measuring the utility, that is ordinal approach. According to this method was used by Hicks and Allen. They were of the opinion that the satisfaction cannot be expressed or quantified in terms of numerical numbers. आप किसी भी कंडीशन में किसी भी तरीके से अपने सेटिस्फेक्शन को नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, नॉट एट ऑल। तो उन्होंने इसकी जगह ये बोला कि instead of giving certain numbers, we give them some ranks. हम एक प्रायोरिटी रैंकिंग करते हैं। तो जो ऑर्डिनल नंबर 1 2 3 4 आप देते हैं उसकी जगह आप देते हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ प्रायोरिटी। दैट इज यहाँ पर ये मतलब होता है कि आप किस चीज को कितना प्रेफर करते हैं। जैसे दो चीजें होती हैं जिसमें मुझे एक चीज ज्यादा पसंद है, एक चीज कम पसंद है, तो मैं जो ज्यादा पसंद है उसको फर्स्ट रैंक देता हूं, जो कम पसंद है उसको सेकंड रैंक देता हूं। इस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं कि हमारे लिए कौन सी चीज ज्यादा प्रायोरिटी वाली है और कौन सी चीज कम प्रायोरिटी वाली है। इन्होंने इसको एक्सप्रेस करने का तरीका ये बताया। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, ए कंज्यूमर कैन नॉट एक्सप्रेस हिज सेटिस्फैक्शन इन ऑर्डिनल कार्डिनल नंबर्स, रादर ही मेक्स यूज ऑफ ऑर्डिनल नंबर्स फॉर रैंकिंग हिज प्रेफरेंसेस। ठीक है, कोई बंदा इस जो नंबर्स हैं, न्यूमेरिकल नंबर्स हैं, उनको डायरेक्टली एक्सप्रेस करने के बजाय वो उनकी रैंकिंग के रूप में उसको एक्सप्रेस करता है, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक एंड थर्ड। दिस अप्रोच डज नॉट यूज कार्डिनल नंबर्स वैल्यूज लाइक 1 2 3 एटसेट्रा, रादर इट यूजेस मेक यूज ऑफ ऑर्डिनल नंबर्स लाइक फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड सो ऑन। ठीक है, which can be used for ranking. तो यहाँ पर हम बजाय नंबर्स के, बजाय कोई एक ऑर्डिनल नंबर देने के बजाय हम वहां पर उसकी रैंकिंग करते हैं, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक एंड थर्ड रैंक। फर्स्ट रैंक मींस हाईएस्ट प्रायोरिटी, सेकंड रैंक एज कंपेयर टू फर्स्ट लेस प्रायोरिटी एंड सो ऑन। इस तरीके से यहाँ पे मेजरमेंट की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश की गई है, बट बोथ द मेथड्स आर नॉट करेक्ट। अब हम अगले वीडियो में इससे आगे की चीजें जानेंगे कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम हम इन दोनों मेथड्स में किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ओके, हेलो, नाउ अब मैं आपको आगे लेके जा रहा हूं जहां पे आप कैलकुलेशन करने जा रहे हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है उसके बारे में जान रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम? कंज्यूमर मैंने आपको बताया था कि हु इज कंज्यूमर। ठीक है, जो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कमोडिटीज परचेज करता है, कंज्यूम करता है, ही इज कॉल्ड कंज्यूमर। ओके, अब कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इक्विलिटी। इक्विलिटी का मतलब होता है जहां पर आप जो प्राइस पे कर रहे हैं और उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन दोनों बराबर हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। वॉट एवर यू आर पेइंग एंड वॉट एवर यू आर गेटिंग इन रिटर्न ऑफ दैट सेटिस्फेक्शन, वो कहलाता है आपका कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। यहां पे जो डेफिनेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझा रहा हूं कि क्या होता है। कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही डिराइव्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ गुड। ठीक है, किसी गुड्स को कंज्यूम करने से जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उसको मिलता है वो कहलाता है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ओके, तो इट इज अ सिचुएशन वेयर द कंज्यूमर गेट्स द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ commodity or goods and is in no position to rearrange his consumption, और जो कंजम्पशन जिस पैटर्न में वो कंजम्पशन कर रहा है किसी भी कंडीशन में अगर उस पैटर्न को बदलने के लिए तैयार नहीं है, तो सिंपल सी चीज है कि वो उस सिचुएशन में, वो उस पोजीशन में अपने आप को मोस्ट कंफर्टेबल फील कर रहा है। मोस्ट कंफर्टेबल का मतलब होता है ही इज गेटिंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ओके, नाउ अगेन हम इसको बोल सकते हैं द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन गिवन हिज इनकम एंड द प्राइस ऑफ द कमोडिटी ही अरेंजेस हिज परचेज इन सच अ वे कि उसकी हर स्पेंडिंग से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन हो टोटल मिलके अपने मैक्सिमम लेवल को अचीव कर सके। क्लियर? द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन गिवन हिज इनकम एंड प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज
he plans his expenditure in such a manner that he maximizes his satisfaction. जब उसकी इनकम दे रखी है और जो गुड्स एंड सर्विसेज उसको कंज्यूम करने हैं उनकी प्राइस भी दे रखी है, तो वो अपनी सर्विसेज और गुड्स को जिस तरीके से अरेंज करता है, इस तरीके से अरेंज करता है कि जिससे उसको मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा होना चाहिए। और उसके बाद वो उस कॉम्बिनेशन को बदलने की कोशिश नहीं करता है क्योंकि वहां पे उसको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो दैट सिचुएशन इज नोन एज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ओके, नाउ अब हम कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं, तो हम यहाँ पे दो पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। आई नो वेरी वेल कि कोई भी कंज्यूमर किसी सिंगल कमोडिटी को परचेज नहीं करता है और कोई दो कमोडिटी को भी सिर्फ परचेज नहीं करता। ही कंज्यूम सो मेनी गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अंडरस्टैंडिंग, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग द लॉ हम इसको सिंपल वे में समझने के लिए सिर्फ एक और दो कमोडिटी पे इसको सॉल्व करके देख रहे हैं, समझ के देख रहे हैं। तो इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी जो फॉर्मूला होता है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का, वो होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, MUM। मतलब ये कि आप जो रुपया खर्च करते हैं उसकी जो यूटिलिटी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से होती है उसकी बात कर रहे हैं, और ये है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ PX, सॉरी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X एंड प्राइस ऑफ X। कि जो कमोडिटी आप खरीदते हैं उससे जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है हर एवरी यूनिट से, उसको आप उसकी प्राइस से डिवाइड करते हैं। तो जो इक्विवेलेंट वैल्यू आपको मिलती है वो रुपए की इक्विवेलेंट वैल्यू आती है, जिसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ठीक है, कि आप इसके लिए कितना प्राइस पे कर सकते हैं। जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं तब हम कहते हैं कि कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एट दिस पॉइंट। ओके, ये एक एग्जांपल जो मैंने यहां पे आपको लिखा हुआ है उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। उससे पहले परचेज ऑफ अ कमोडिटी डिपेंड्स ऑन, किसी भी चीज का जब आप परचेज करते हैं तो सिंपल सी चीजें किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, ये जानना जरूरी होता है। ठीक है, तो कोई भी चीज जो आप कंज्यूम करने जा रहे हैं सबसे पहली चीज होती है कि उसकी प्राइस क्या है। ठीक है, सबसे पहले आप प्राइस की तरफ देखते हैं। उसके बाद दूसरी चीज जो होती है वो होती है उससे मिलने वाली यूटिलिटी, जो आप उससे मिलने वाली यूटिलिटी एक्सपेक्ट करते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी, व्हेन एवर यू पे फॉर दैट। ठीक है, और तीसरी जो चीज होती है वो होती है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, कि आपके पास जो रुपया जो आप खर्च करने जा रहे हैं उसकी यूटिलिटी आपके लिए क्या है, जो कमोडिटी आप परचेज करने जाएंगे उसकी प्राइस क्या है, और उससे एक्सपेक्टेड जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या है। इन तीनों के बेस पर आप कैलकुलेशन करते हैं और फिर आप डिराइव करते हैं कि आपका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो कहां पर आएगा। एक एग्जांपल यहां पर लिखा हुआ है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्विवेलेंट टू 4 यूटिल्स। अगर आप 1 रुपया खर्च करते हैं तो उसकी यूटिलिटी जो है वो आप 4 यूटिल्स के बराबर मानते हैं। क्लियर है कि इफ यू स्पेंड 1 रुपया तो आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, 4 यूटिल्स के इक्विवेलेंट सेटिस्फेक्शन मिलना ही चाहिए, तो ही आप 1 रुपया उस पर खर्च करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा दे रखा है आपको, ये दे रखा है प्राइस ऑफ X कमोडिटी। जो कमोडिटी आप परचेज करने जा रहे हैं उसकी प्राइस आपको दे रखी है 4 रुपया। ठीक है, अब मैं इसको सिंपल तरीके से बोलूं तो अगर आप 1 रुपया खर्च करते हैं तो आपको 4 यूटिल्स के बराबर सेटिस्फेक्शन मिलना ही चाहिए, ये आपकी एक्सपेक्टेशन। ठीक है, तो अगर आप किसी कमोडिटी के लिए 4 रुपया खर्च करते हैं तो 4 का 4 गुना मतलब 16 यूटिल्स के इक्विवेलेंट आपको सेटिस्फेक्शन मिलना ही चाहिए, अदरवाइज आप उस चीज को नहीं खरीदेंगे। ठीक है, अब अपन आते हैं यहां पर कि जो पहली यूनिट आपने खरीदी, मतलब पहले 4 रुपए आपने खर्च किए। ठीक है, ओके, रुपए तो आपने 4 खर्च किए, लेकिन जो आपको सेटिस्फेक्शन मिला, जो आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिली फ्रॉम द कमोडिटी, दैट इज 20। ठीक है, ये 20 के बराबर आपको मिली, मतलब 20 यूटिल्स के इक्विवेलेंट आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिली। फिर आप सेकेंड यूनिट और परचेज करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू DMU लॉ, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे जैसे आप किसी चीज का कंजम्पशन बढ़ाते जाते हैं हर सक्सेसिव यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी क्या होती जाती है, डिक्लाइन होती जाती है।
ठीक है. नाउ यू गेट द सेटिस्फेक्शन ऑफ इक्विवेलेंट टू 18 utils. That is declining. It is 18 utils. Then third unit you consume and you get the utility equivalence to 16 utils. And fourth unit when you consume, you get the marginal utility 12 units. And अगर हम पांचवी यूनिट भी कंज्यूम करते हैं तो हमें यूटिल्स कितने के बराबर मिलते हैं? 10 के बराबर मिलते हैं, है ना. अब हम इससे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इक्विवेलेंट टू मनी में हम उसको निकाल रहे हैं. तो 20 जो हमारी यूटिलिटी मिली है हमको, मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ फर्स्ट यूनिट, ठीक है. उसके लिए हमने कितने रुपए पे किए हैं? 4. अगर हम 20 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आता है 5. ठीक है. इसका मतलब यह है कि बाय स्पेंडिंग ₹4 यू गेट द सेटिस्फेक्शन ऑफ इक्विवेलेंट टू 5. यहां पर आपको एक तरह से ₹1 का फायदा हो रहा है. इट इज कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस. ठीक है. तो इसका मतलब यह है कि आप पहली यूनिट को कंज्यूम करेंगे. उसके बाद आते हैं हम सेकंड पर. नाउ 18 यूटिल्स जो आपको मिला है सेटिस्फेक्शन, अगर हम इसको फिर वही 4 से डिवाइड करेंगे जो कि हमारी प्राइस ऑफ कमोडिटी है, तो यहां पर हमारा आंसर आ रहा है 4.5. अगेन कि आपने जितना खर्च किया है उससे ज्यादा आपको यूटिलिटी मिली है, क्योंकि आपने खर्च किए हैं 4, जबकि आपको यूटिलिटी की मॉनिटरी वैल्यू जो इक्विवेलेंट वैल्यू है वो कितनी आ रही है? 4.5. तो डेफिनेटली आप इसके लिए खर्च करेंगे. उसके बाद आते हैं थर्ड यूनिट पर, जहां पे आपका सेटिस्फेक्शन है 16 यूटिल्स के इक्विवेलेंट. इसको आप 4 से डिवाइड करते हैं, देन यू गेट 4 इक्विवेलेंट टू ₹4 आपका सेटिस्फेक्शन मॉनिटरी वैल्यू में होता है. जहां पर आपने ₹4 पे किए और आपको सेटिस्फेक्शन भी कितना मिला? ₹4 के बराबर मिला. यहां पे आपको मिलने वाला सेटिस्फेक्शन, ठीक है, और आपके द्वारा किए जाने वाले खर्च दोनों क्या हो गए हैं? इक्वल लेवल पर आ गए हैं. ठीक है. तो इसका मतलब यह है कि हम इस यूनिट के लिए भी खर्च करेंगे. इसके बाद आते हैं हम फोर्थ यूनिट पर, जहां पे आपको सेटिस्फेक्शन मिला 12 यूटिल्स का. जब आप 12 यूटिल्स को डिवाइड करते हैं ₹4 से, क्योंकि आपका एक यूनिट की प्राइस है ₹4. जब आपने इसको डिवाइड किया तो इसका मतलब ये कि हर ₹1 पर आपको 3 यूटिल्स का ही फायदा मिल रहा है, जबकि आपको कम से कम कितना मिलना चाहिए? 4 यूटिल्स का फायदा मिलना ही चाहिए. तो सिंपल सी चीज है कि अब अगर आप चौथी यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो यू आर नॉट इन प्रॉफिट एंड यू आर नॉट इन इक्विवेलेंसी ऑफ व्हाट यू पे एंड व्हाट यू गेट. यू आर इन लॉस. आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहां पर क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है. तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको आपका जो कंजम्पशन है वो थर्ड यूनिट पर ही स्टॉप कर देना चाहिए. अगेन उसके आगे आपको नहीं जाना है और थर्ड यूनिट तक जो आपका सेटिस्फेक्शन होगा वो अपने आप में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगा. यही इसका आंसर है. ठीक है. तो यहां पर यह हुआ कि आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो थर्ड यूनिट पर आ जाएगा. थर्ड यूनिट के बाद आप अपने कंजम्पशन को स्टॉप कर देंगे. ठीक है. ये आपका था सिंगल यूनिट के केस में. अब इसी चीज को हम 2 यूनिट के केस में समझते हैं. कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 commodities, जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी X अपॉन प्राइस ऑफ X इक्वलेंट टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y अपॉन प्राइस ऑफ Y. जब ये तीनों चीजें आपस में इक्वल हो जाती हैं तब हम कहते हैं कि वहां पर आपका कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम है और वही आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट भी है. ठीक है. Each consumer demands each goods up to a point. हर कंज्यूमर किसी भी गुड्स की डिमांड जब करता है तो उस पॉइंट तक ही करता है जहां पर MU मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फ्रॉम अ कमोडिटी पर यूनिट, जो आप खर्च कर रहे हैं उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम वन गुड इज इक्विवेलेंट टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अदर गुड इफ द सेम प्राइस इज पेड फॉर दैट. ठीक है. तो each consumer demands each goods up to a point at which marginal utility per rupee spent on it is the same as the marginal utility of a rupee spent on the other goods. इस गुड्स पर मैं जितना खर्च कर रहा हूं उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है
उतनी ही यूटिलिटी मुझे दूसरे गुड्स पर खर्च करने पर भी मिलती है। तो वहां तक मैं डिमांड करूंगा दोनों गुड्स की, और उसके बाद मैं उसकी डिमांड को बंद कर दूंगा। ये मेरा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होगा, इसको मैं कहूंगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। एग्जाम्पल को मैं आगे बढ़ाता हूं। इसमें एक एग्जाम्पल है, सपोज करें कि एक कंज्यूमर है से मैं हूं, मेरे पास 6 रुपए है, ठीक है। आई हैव 6 rupees in my pocket which I have to spend on 2 goods X and, ठीक है। I have to spend the full amount। 6 रुपए में मुझे बचाना कुछ नहीं है, मुझे पूरे 6 रुपए खर्च करने हैं। How I will consume the commodities X and Y, उसका क्या कॉम्बिनेशन में यूज करूंगा वो डिपेंड करेगा उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर। यहां पे देखें, हम पहली यूनिट, अगर मैं पहली यूनिट में इसकी कंज्यूम करता हूं तो मुझे 25 यूनिट्स का बेनिफिट मिलता है, मतलब यूटिल्स मिलते हैं या यूटिलिटी मिलती है। जबकि अगर मैं फर्स्ट यूनिट इसकी कंज्यूम करता हूं तो मुझे 30 यूटिल्स के बराबर यूटिलिटी गेन होती है, ठीक है। और दोनों की प्राइस सेम है, तो सिंपल सी चीज है कि मैं फर्स्ट रुपीज जो मेरा खर्च करूंगा, ठीक है, इन दोनों में से मुझे चूज करना है, तो आई विल स्पेंड दैट मनी ऑन वाई। क्यों? क्योंकि एज कंपेयर टू फर्स्ट यूनिट के केस में मुझे सबसे ज्यादा बेनिफिट किस में मिल रहा है, सबसे ज्यादा यूटिलिटी किस में मिल रही है, वाई में। तो आई विल स्पेंड माई फर्स्ट रुपी ऑन वाई टू गेट 30 यूटिल्स ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। नाउ अब मुझे एक यूनिट मैंने कंज्यूम कर ली वाई की, अब मुझे सेकेंड कॉम्बिनेशन देखना है कि वेयर आई हैव टू स्पेंड माई सेकेंड रुपी, ठीक है। सेकेंड रुपी में फिर जब मैं कंपेयर करता हूं तो इफ आई स्पेंड माई सेकेंड रुपी, मतलब ये कि आई हैव ऑलरेडी कंज्यूम 1 यूनिट ऑफ वाई। अगर मैं वाई की सेकेंड यूनिट कंज्यूम करूंगा तो आई विल गेट 26 यूटिल्स ऑफ यूटिलिटी, whereas if I spend that money on X, I will get 25 utils, because क्योंकि इससे मैंने पहले कोई यूनिट X की कंज्यूम नहीं की है, इसलिए ये X की पहली यूनिट होगी, और X की पहली यूनिट से जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा दैट वुड बी इक्विवेलेंट टू 25 यूनिट्स। तो मैं यहां पर अपना रुपया खर्च करने के बजाय सेकेंड रुपया भी मैं किस पर खर्च करूंगा, Y पर, बिकॉज क्योंकि X और Y में दोनों में जो ज्यादा यूटिलिटी मुझे मिल रही है वो किस में मिल रही है, वाई में, तो मैं मेरा रुपया वहां पर खर्च, ठीक है। इस तरीके से मैंने फर्स्ट रुपी ऑन वाई, सेकेंड रुपी ऑन वाई, 2 रुपए मेरे खर्च हो गए। अब मेरे पास है 4 रुपए, ठीक है, और मैं 2 यूनिट वाई की कंज्यूम कर चुका। अब मुझे 3rd रुपीज खर्च करना है, तो तीसरा रुपया जब खर्च करूंगा तो अभी तक मैंने एक्स की कोई यूनिट भी कंज्यूम नहीं की है। अगर मैं एक्स की यूनिट कंज्यूम करता हूं तो दैट वुड बी फर्स्ट यूनिट ऑफ एक्स, which will give me the satisfaction of 25 utils, whereas I have already consumed 2 units of y. If I spend my 3rd rupee on y, then I will get satisfaction of equivalent to 15 utils. Where should I spend my money? Obviously on x. तो 3rd रुपी जो मैं खर्च करूंगा वो मैं x के ऊपर खर्च करूंगा टू गेट द यूटिलिटी ऑफ 25 यूनिट्स। ओके, नाउ अब मेरा कॉम्बिनेशन हो गया, 2 यूनिट y की और 1 यूनिट मैं x की कंज्यूम कर चुका हूं, मेरे 3 रुपए खर्च हो चुके। अब मुझे 4th रुपी खर्च करना है, तो 4th रुपी के लिए मेरे पास जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है, देखो 3 यहां पे 1, 2 और 3 में खर्च कर चुका हूं। अब 4था रुपया में खर्च करूंगा तो या तो इस पर खर्च करूंगा या इस पर खर्च करूंगा। तो आप देखें कि आप किस पर खर्च कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आप इस पर खर्च करते हैं क्योंकि ये सेकेंड यूनिट है तो इसमें 20 यूनिट का यूटिल्स का आपको बेनिफिट मिलेगा, जबकि इस पर ये 3rd यूनिट होगी, इस पर आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा 15 यूटिल्स का। तो हम किसको प्रिफर करेंगे, ऑब्वियसली मैक्सिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो 4था रुपया खर्च करेंगे वो हम करेंगे एक्स के लिए, ठीक है। तो ये मेरी 4थी यूनिट जो 4था रुपया जा रहा है वो एक्स की यूनिट है, जहां पे मेरा जो सेटिस्फेक्शन है वो 20 यूटिल्स के इक्विवेलेंट है। अब मैं आता हूं कि मेरे 4 रुपए खर्च हो चुके हैं, अब मुझे 5वां रुपया खर्च करना है। 5वां रुपया अगर मैं खर्च करता हूं तो चूंकि मैं अभी तक 2 यूनिट एक्स की और 2 यूनिट वाई की कंज्यूम कर चुका हूं, ठीक है। अब मैं 5वां रुपया खर्च करता हूं, जो कि या तो मैं तीसरी यूनिट ऑफ एक्स के लिए कर सकता हूं या 3rd यूनिट ऑफ वाई के लिए कर सकता हूं। एंड आई फाउंड कि अगर मैं इसकी तीसरी यूनिट
पर खर्च करता हूं तो मुझे 15 का बेनिफिट मिलने वाला है, और अगर मैं इस पर खर्च करता हूं तो भी मुझे 15 का ही बेनिफिट मिलने वाला है। मतलब ये कि यहां पे हम इक्विवेलेंसी में आ गए, चाहे मैं इसके लिए खर्च करूं चाहे मैं इसके लिए खर्च करूं, दोनों से मिलने वाली यूटिलिटी क्या है, इक्वल है, जो कि हम यहां पर आ चुके हैं। तो अब मैं चाहूं तो पहला जो 5वां रुपया है वो मैं एक्स पर खर्च करूं और 6वां रुपया वाई पर खर्च करूं, या फिर 5वां रुपया वाई पर खर्च करूं और 6वां रुपया एक्स पर खर्च करूं। इस तरीके से मेरे ये जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, और इसके बाद मेरे पास रुपए खत्म हो चुके हैं, अब मुझे आगे कहीं भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से मैंने 6 रुपए जो खर्च किए उसमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मैं इस तरीके से गेन कर सकता हूं। अब आप दूसरे तरीके से इसको देखें कि अगर आप सारी यूनिट्स वाई की ही खरीद डालते हैं तो आप 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है, और उसके बाद आप इसमें से किसी एक को लेते हैं तो आपका जो टोटल सेटिस्फेक्शन होगा, टोटल यूटिलिटी होगी, वो 131 से कम होगी। और इसी तरीके से अगर आप यहां के बारे में सोचते हैं तब भी ऐसा ही होगा कि आपका जो टोटल सेटिस्फेक्शन है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को गेन करने के लिए हमारा जो खर्च का तरीका होगा, स्पेंडिंग का जो तरीका होगा, वो इस तरीके से होगा, दैट वुड गिव अस मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन एंड दैट वुड बी द पोजीशन ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। दैट्स ऑल। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम आज खत्म होता है। अब मैं अगले टॉपिक को अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा।